मैं एस.के. सिन्हा। आज जो जेईई मेन में 27 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो ये मेमोरी बेस्ड है और काफ़ी मेहनत से इसका कलेक्शंस किया जाता है सो दैट कि आपको बेनिफिट हो सके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये जो पहला क्वेश्चन है, द करेक्ट मैच ऑफ द प्रोडक्ट गिवन इन कॉलम 2 विद द रिएक्शन इन कॉलम 1 इज। तो ये जो क्वेश्चन है कुल मिलाकर के फिनॉल के रिएक्शन है। एरोमेटिक केमिस्ट्री में फिनॉल के टिपिकल रिएक्शंस हैं और आप इसमें कहीं कुछ नहीं करना है, कोई मैकेनिज्म बेस्ड नहीं है, सीधा सीधा अगर आपको रिएक्शन याद है तो आपके आंसर यहाँ आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारे पास फिनॉल है, इसको सोडियम परऑक्सी डाइसल्फेट से अगर रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन। तो बेटे यहाँ जवाब ये है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये फिनॉल को क्विनोन में कन्वर्ट कर देता है। तो फैक्ट दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट मैच है कि फिनॉल से क्या बनेगा, क्विनोन। अगेन जो सेकंड ऑप्शन है, अल्कलाइन मीडियम में क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराया जाए CH-Cl3KOH, तो ये कौन सा रिएक्शन है, रीमर टीमैन रिएक्शन। इसमें क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैच में सैलिसल्डिहाइड दिया हुआ है, तो इसका ये करेक्ट मैच क्या है, सैलिसल्डिहाइड। अगेन इसका नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है, फिनॉल का ब्रोमिनेशन किया गया कार्बन डाइसल्फाइड न्यूट्रल मीडियम में, ध्यान रखिएगा ब्रोमीन वाटर होता तो फिनॉल पे तीनों ऑर्थो पोजीशन पे और पारा पोजीशन पे 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता, लेकिन यहाँ ब्रोमिनेशन कहाँ हो रहा है, न्यूट्रल मीडियम में, तो यहाँ पे मोनो ब्रोमिनेशन होगा पारा पोजीशन पे। दिस इज द करेक्ट मैच। ओके, और फिनॉल को जब जिंक डस्ट के साथ हीट किया जाता है तो क्या होता है, तो इस केस में फिनॉल रिड्यूस हो जाता है, तो अब फिनॉल का रिडक्शन से क्या बनता है, एल्केन। तो कुल मिलाकर के ये बिल्कुल सिंपल सा दिया हुआ है कि यहाँ पे करेक्ट मैच में अरेंज किया हुआ है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। ये फिनॉल का रिएक्शन जिसके बारे में हम लोग उम्मीद करते हैं कि जेईई मेन में यहाँ से क्वेश्चंस आने चाहिए और आते भी हैं। तो करेक्ट आंसर इज 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोस्ट स्टेबल। ये जो क्वेश्चन कलेक्ट हुआ है बच्चों से, अगर ये करेक्ट है तो आप मान के चलो कि बहुत ही क्लेवर क्वेश्चन है। यहाँ बहुत सारे बच्चों ने, इवन अच्छे अच्छे बच्चों ने इस क्वेश्चन में आंसर मार दिया 1। क्यों, ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक मीन्स स्टेबल। लेकिन बेटा ध्यान दो, ये स्टेबिलिटी रिलेटिव होती है, स्टेबिलिटी एक रिलेटिव टर्म है। किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड, ये जो ब्यूटाडाइन है ये न्यूट्रल स्पीसीज है, ये न्यूट्रल स्पीसीज है। साइक्लोहेक्सा 1 2 3 4, साइक्लोहेक्सा 1 3 डाइन, ये न्यूट्रल स्पीसीज है। यहाँ कंजुगेशन, इस न्यूट्रल स्पीसीज की तुलना में कोई भी आयन हो उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। तो सबसे अधिक स्टेबल कौन होगा, 4 होगा। अगेन इस 4 के बाद अब आप देखोगे कि एनर्जी ज्यादा किसकी है, तो ये तीनों क्या है हमारे पास, कैटायन एंड एनायन से, ये अनस्टेबल है रिलेटिवली इसकी तुलना में, न्यूट्रल स्पीसीज तुलना में। और इन तीनों में सबसे अधिक स्टेबल कौन है, फर्स्ट। क्यों, एरोमेटिक है। और इन तीनों में सबसे अधिक अनस्टेबल कौन है, तो एंटी एरोमेटिक सेकेंड है। 4 में भी एंटी एरोमेटिक, थर्ड में भी आप एंटी एरोमेटिक खोज सकते हैं, लेकिन सेकंड में तो होगा ही होगा। रीजन यहाँ है कि ये लोन पेयर 1 2 3 एटम पर है, तो यहाँ पे प्लेनेटरी इसको चेंज नहीं कर सकता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन हाँ सिंपल ना कहें, आंसर क्या है 4। बहुत सिंपल लॉजिक पे है कि भाई जो भी हमारे पास न्यूट्रल स्पीसीज है वो न्यूट्रल स्पीसीज किसी भी कैटायन और एनायन से ज्यादा स्टेबल होता है। दे आर इंटरमीडिएट, ये हाई एनर्जी स्पीसीज है, इनमें रिलेटिवली ये ज्यादा स्टेबल है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड का क्वेश्चन, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, और यहाँ पे भी अच्छा, मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया गया। जैसे अब यहाँ देखिए, इथाइल बेंजीन है हमारे पास, इथाइल बेंजीन का सबसे पहले क्या करा रहे, FeBr2। FeBr2 की मौजूदगी में क्या होता है, तो अगर आप याद है आपको, FeBr2 की मौजूदगी में क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इथाइल है, थोड़ा सा बल्कीनेस भी होगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट कहाँ बनेंगे, तो पारा पोजीशन पे। दिस इथाइल इज ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। ओके, तो पारा पोजीशन पे सबसे पहले ब्रोमिनेशन होगा। ओके,
अब इसके बाद क्या करेंगे, तो ये हमारे पास पारा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या किया गया, क्लोरीनेशन कराया गया। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ हीट क्या प्रयोग किया गया, ये काफी क्लेवर रिएक्शन, हीट का प्रयोग करेंगे तब कहाँ होगा, तो क्या बेंजीन रिंग पे होगा, जी नहीं, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक होता है, Br+ का होता है। जब हम हीट का ही प्रयोग करते हैं ये रेडिकल पाथवे से होता है, रेडिकल मैकेनिज्म से कहाँ होता है, sp3 कार्बन पे होता है। तो उस sp3 कार्बन पे होगा जो सबसे अधिक जहां पे रेडिकल स्टेबल होंगे, तो यहां पे होगा ये सेकंड स्टेप में क्लोरीनेशन। और नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया गया, अल्कोहलिक केवच। अल्कोहलिक केवच और हीट अगर दिया जाए या ना भी दिया जाए तो अल्कोहलिक केवच क्या काम करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ क्या होता है, 1-2 एलिमिनेशन। तो ये जो हमारे पास एलिमिनेशन होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से देखेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर 1 है, चूंकि इस केस में हमने क्लोरीनेशन किया और क्लोरीनेशन के बाद अल्कोहलिक केवच से हीट किया, तो हमारा ये प्रोडक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द करेक्ट मैच ऑफ द इफेक्ट्स गिवन इन कॉलम 2 विद द ड्रग टाइप्स गिवन इन कॉलम 1। अब ये जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ड्रग्स के ऊपर क्वेश्चन है, ड्रग टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इट इज नॉट ए टफ क्वेश्चन। ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर अक्सर आप सुनते हैं, ट्रैंक्विलाइजर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है कहीं भी जू में शेर है, बाघ है, कोई भी हैजार्डस मतलब कोई डेंजरस एनिमल है उसको कंट्रोल करना है तो ट्रैंक्विलाइजर का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या करता है, रिड्यूस स्ट्रेस और थोड़ा बहुत इंड्यूस स्लिपनेस। अगेन एंटीपायरेटिक, तो एंटीपायरेटिक मीन्स फीवर, फीवर को कम करने वाला, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस फीवर। एनाल्जेसिक, तो रिड्यूस पेन, ये बेसिकली पेन रिलीवर है, यहाँ PAIN है ना, तो एनाल्जेसिक क्या है, पेन रिलीवर है। और एंटासिड, रिड्यूसेज एसिडिटी। ओके, तो ये एक आसान सा क्वेश्चन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का, और आई होप कि आपके ऑप्शन सही होंगे। और इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए का 3 और बी का 4 और सी का 1 और डी का 2, तो आंसर इज 1। ओके, नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ब्यूना एन, बेसिकली दिस इज पॉलीमर। तो जब भी पॉलीमर की बात होती है तो कुछ पॉलीमर्स बार बार पूछे जा रहे हैं, उसमें एक है ब्यूना एन। व्हाट इज ब्यूना एन, ब्यूना एन क्या है, तो ब्यूना एन का फुल फॉर्म क्या है, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH डैश CH डबल बॉन्ड CH2, और N स्टैंड फॉर एस्टाइरिन। एस्टाइरिन क्या होता है, तो बेंजीन पर इथाइलिन ग्रुप रहता है, तो दिस इज व्हाट, एस्टाइरिन। ओके, तो ब्यूटाडाइन एंड एस्टाइरिन। अब इसी के बारे में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, गलत क्या है। पहला नंबर, N स्टैंड फॉर एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है, CH3 है ना, तो यहाँ नाइट्राइल ग्रुप है CN, तो आप क्या दिख रहा है सिंपल सा कि क्या ये ब्यूटाडाइन है, नहीं, क्या ये हमारे पास एस्टाइरिन है, नहीं, तो ये गलत है। ओके, तो सीधा जवाब है हमारे पास 1। खैर आगे भी चेक कर लेते हैं। ब्यूना एन इज फॉर्म्ड बाय ब्यूटाडाइन एंड एस्टाइरिन, दिस इज करेक्ट। ब्यूना एन इज एडिशन पॉलीमर, यस, दिस इज एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर। इसके पॉलीमराइजेशन में किसी तरह का कोई मॉलिक्यूल नहीं निकल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, एडिशन पॉलीमर। ब्यूना एन इज ए कोपॉलीमर। ओके, जहां कहीं आप दो डिफरेंट यूनिट को लेके चलते हैं, उसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं AB, और AB टाइप बनता है, तो इसमें जहां भी हम एक से अधिक स्पेसीज लेके चलते हैं तो इस टाइप के पॉलीमर को क्या कहते हैं, कोपॉलीमर। तो ये सारे लाइन सही हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो गलत कौन सा है, तो 1। ओके, नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। स्टेटमेंट, माल्टोज इज फॉर्म्ड बाय C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन 2 alpha D plus glucose unit that are reducing sugars. गुड, यहां ध्यान देना, दो पार्ट है, 3 स्टेटमेंट। माल्टोज क्या है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, एक, किसके किसके बीच में,
दो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट के बीच में, और तीसरा एंड दैट आर रिड्यूसिंग शुगर, और ये कैसा है, रिड्यूसिंग शुगर है। तीन इंफॉर्मेशन है, क्या ये सही है? जवाब है यस। अल्फा डी, तो अगर आपने इसे पढ़ा है तो आपको याद होगा कि अल्फा डी, अल्फा का मतलब क्या कि यहां पे हमारे पास ऑक्सीजन है, यहां CH2OH है, और यहां पे OH है, दिस इज योर अल्फा। और चूंकि थर्ड पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं तो कार्बन एटम 1 ऑक्सीजन से काउंटिंग होती है, तो 1 2 3, थर्ड का OH कैसा है, उल्टा है, तभी ये क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। 1 2 3, यहां पर OH कहां होगा, नीचे। तो ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है। तो ऐसे अल्फा डी ग्लूकोज दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाए होते हैं। कौन से मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाए हुए होते हैं? दूसरा जो हमारे पास ग्लूकोज यूनिट है, इन दोनों को मिलने से माल्टोज बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और उसका लिंकेज कहाँ होगा, तो ये जो हमारे पास दूसरा जो यूनिट है उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं कि ये हमारे पास दूसरा यूनिट है। तो दूसरे यूनिट में भी यहां पर OH है और ये यहां पर OH है, तीसरा एटम उल्टा है, और चौथे पे OH, ऑक्सीजन कहाँ है, तो नीचे की ओर है, ये यहां बॉन्ड बना देगा और ये हो जाएगा CH2OH। यहां ध्यान दीजिए। तो कुल मिलाकर के C1C4 लिंकेज है। और कैसा लिंकेज है, तो ये लिंकेज है अल्फा लिंकेज। ओके, तो C1C4 अल्फा डी ग्लूकोज यहां पर लिंकेज है। और अगेन ध्यान देना है, क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है, तो जी हाँ, ये रिड्यूसिंग शुगर है, ये बॉन्ड खुल जाएगा, तो ये रिड्यूसिंग शुगर है, तो इसका पहला लाइन तो सही है। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट, माल्टोज इज फाउंड बाय C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज between 2 alpha D glucose and beta D glucose. Okay, oh, this is the wrong statement. बीटा डी ग्लूकोज का प्रयोग तो नहीं होता, यहां ध्यान दीजिएगा। तो बीटा डी ग्लूकोज, तो बेसिकली ग्लूकोज इस कहां फॉर्म यूज होता है, तो सेलुलोज वगैरह के फॉर्मेशन में बीटा डी होता है। तो कुल मिलाकर के इसका क्या ऑप्शन होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑब्वियस है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन पहले जेई में आए हुए हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूं। एन ब्यूटाइल C ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके, 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड CH, और सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले इसे किससे रिएक्ट किया गया, तो इससे रिएक्ट किया गया एन ब्यूटाइल लिथियम से। ओके, वो ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, ब्यूटाइल लिथियम, ब्यूटाइल Bu माइनस लिथियम पर ब्यूटाइल आयन, ये जो आयन है दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि इसका प्रोटॉन खा करके निकल लेगा, तो क्या बना देगा, BUH, ब्यूटेन बन गया, ब्यूटेन बन के निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या बन गया, 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ हो जाएगा निगेटिव चार्ज। नाउ दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब ये क्या कर रहा है, तो N C5H11N, ये बेसिकली क्या है, पेंटाइल क्लोराइड। तो यहां पे नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड पे मतलब कार्बन 1 2 3 4 5, और यहां पे क्लोरो पे ये क्या करेगा, रिप्लेसमेंट करेगा, रिएक्शन करेगा। कौन सा रिएक्शन, SN2 रिएक्शन करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन 1 डिग्री है, और ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है। तो कौन सी घटना घटने वाली है, SN2। अब इस घटना के घटने से क्या बन जाएगा, तो ये बन गया 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड, और इधर कितने एटम आ गए, 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये हम लोग दो रिएजेंट देख चुके। अब तीसरा रिएजेंट क्या है, H2PD बेरियम सल्फेट। आप रिकॉल कीजिए इसका प्रयोग क्या होता है, तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन, ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, और वो भी सेम साइड से
इन दोनों बॉन्ड में से 2 पाई बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड को ही खाएगा और 2 हाइड्रोजन आएंगे सेम साइड से। मतलब क्या बनने वाला है, तो ये बनने वाला है यहाँ पर जो आपके पास, ध्यान दीजिएगा, एन ब्यूटाइल। ओके, यहाँ एक कार्बन और भी है, ध्यान रखिएगा, ये एन ब्यूटाइल। तो जवाब क्या हो गया, एन ब्यूटाइल। और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ हो गया H, यहाँ हो गया H, दोनों सिस एडिशन, सिन एडिशन हो रहा है, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, सिस। 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, C5H11। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, तो करेक्ट आंसर है हमारा 1। दिस इज द करेक्ट आंसर। चूंकि सिन एडिशन हुआ है, प्रोडक्ट सिस है, और इस जगह पे 2 अलग अलग आ गए, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे ट्रांस आ रहा है, यहाँ पे दोनों साइड में ऐड हो गया, तो ये नहीं हो सकता। कुल मिलाकर के हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट। एक अच्छा रिएक्शन हाइड्रोकार्बन का, और ऐसे क्वेश्चंस की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन आया नहीं है तो इसको हम टफ साइड पे ही मानेंगे। दिस इज टफर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H3NH2 whole twice COOH, and this has 6 structural isomers. On decarboxylation out of 6, 3 compound gives same product A, another 2 isomer gives same product B, and remaining 2 isomer gives one product C. Find the melting point of C. Okay, the correct melting point of C in the given order is, इसमें कौन सा, अगर ये सबके हैं तो सबसे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। मतलब ये क्वेश्चन क्या है, आइसोमेरिज्म भी है और इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी एसोसिएट किया गया, रिएक्शन को भी यूज किया गया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड एवर इन जेईई मेन टिल टुडे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं, बहुत देखे हैं। कहाँ देखे हैं, जब पहले रुड़की का एग्जाम होता था 1982 से लेकर के 1998-99 तक के 2000 तक के पीरियड में ऐसे क्वेश्चन खूब सारे आते थे और इनको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन माना जाता था। फिर जेईई मेन, फिर जेईई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जेईई मेन में पहली बार। अब यहाँ ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के बारे में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, लेकिन हाँ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। तो पहला नंबर, आप तो पहले इसके आइसोमर बनाइए। C6H3 तो 6 कार्बन है, और अगर DU 4 हो जाए या 4 से ज़्यादा हो तो हम बेंजीन मान सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इसे बेंजीन मान लेता हूं। चलिए, अब बेंजीन पर क्या है, NH2 होल ट्वाइस, साफ साफ दे रहा है कि 2 अमाइन ग्रुप हैं। तो ये जो अमाइन हैं ये कहां कहां लगेंगे, या तो ऑर्थो पे लगे या फिर मेटा पे लगे या फिर पारा पे लगे। और दिस इज द टेक्निक, अगर आपको ये सीखना है तो इस बात को ध्यान रखें। आइसोमर्स जब भी निकाले जाते हैं 1 by 1 निकाले जाते हैं। तो मैंने यहां चूंकि 2 अमाइन दिया हुआ है तो मैंने इसे अमाइन को निकाल लिया। अब आते हैं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, ये कहां है, तो अगर हम ऑर्थो की बात करें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए 2 पोजीशन है, आइदर दिस और दिस। ऑर्थो, और यहां ध्यान दीजिए, किसके, NH2 से ऑर्थो या NH2 से मेटा। ओके, नो प्रॉब्लम, हमारे पास 2 ही पोजीशन है, या तो NH2 के बगल में है या NH2 के बाद है। तो ये कितने आइसोमर हो गए यहां पर, 2। ऑर्थो डाइअमाइन के, ऑर्थो ये जो अमीन ग्रुप देख रहे हैं, इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, तो 2। अगर मेटा की बात करें तो यहां पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। तो इसके कितने होंगे, तो 3। और अगर पारा की बात करें तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहां पर हम लगा सकते हैं, ओह सॉरी, सिर्फ एक ही जगह पे लगा सकते हैं, और ये चूंकि सारे पोजीशन आइडेंटिकल हैं। तो अगर पारा डाइअमाइन बेंजीन है, डाइअमीनो बेंजीन है, तो इस केस में कार्बोक्सिलिक हम लोग कहां लगाएंगे, सिर्फ एक जगह पे लगा सकते हैं। ओके, तो सबसे बड़ी बात कि 6 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होंगे,
तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? तो पहला नंबर, ये मान लिया जाए कि बेंजोइक एसिड है, यहाँ पर COH लगा देंगे या फिर यहाँ लगा देंगे। ओके, 2 केस। अगेन इन दोनों के बाद ये जो जगह है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि या तो यहाँ लगेगा या फिर यहाँ दोनों जगह पे लग सकता है। तो 1, 2 और 1, 3 जगह पे लग सकता है। अगेन इस केस में देखें तो यहाँ पर कहाँ लग सकता है? सिर्फ एक जगह पे लग सकता है। ओके, अब हम यहाँ ध्यान देते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ऑन डीकार्बोलेशन, इसको डीकार्बोलेशन कर रहे हैं, COOH ग्रुप को हम हटा रहे हैं। तो COOH ग्रुप को अगर हम हटा दें तो क्या होगा? तो COOH ग्रुप को हम हटा देंगे तब क्या होगा? तो COOH ग्रुप को जब हम हटा देंगे तो उस केस में क्या होगा? तो केवल क्या बनेगा? NH2 आएगा। बेटा यहां पर कौन सा NH2 आएगा? 1 2, और यहां पर NH2 कहां आएगा? 1 3, और यहां पर कहां आएगा? 1 4, पारा। तो यहां ध्यान दीजिए, 3 कंपाउंड्स गिव सेम प्रोडक्ट A। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज A, ये A है। चूंकि 3 कंपाउंड डीकार्बोलेशन से इसे दे रहे हैं। 2 आइसोमर, जस्ट 1 मिनट, ये 2 आइसोमर यहां दे रहे हैं, यहां 3 नहीं दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? B। 3 कंपाउंड गिव सेम प्रोडक्ट A। तो ये हमें 3 है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक, यहाँ पर। अगर इन तीनों को हटा दिया जाए तो हमारे पास ये मेटाडाइमाइन मिल रहा है। तो ये हमारे पास कितने मिल रहे हैं? तो 3। ये क्या है? तो अगेन व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट, ये क्या है हमारे पास? ये जो मिल रहा है, तो ये जो मेटा पोजिशन पे मिल रहा है, ये कितने मिल रहे हैं? तो 3 कंपाउंड से आ रहे हैं। और अगेन दिस इज व्हाट? 3 कंपाउंड से कौन सा आ रहा है? A आ रहा है। तो ये क्या है? A है। और ये ऑर्थो वाला कौन है? तो ये हमारे पास B है। और रिमेनिंग आइसोमर गिव्स ओनली 1 प्रोडक्ट। ये जो हमारे पास 1 प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये कहां से आ रहा है? तो ये हमारे पास क्या बन रहा है? C बन रहा है। सिर्फ एक कंपाउंड जो बना रहा है वो C बना रहा है। अब कह रहा है कि फाइंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ C। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ C क्या होगा? इस सीक्वेंस में क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा होगा। कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि आपके दोनों ही साइड में 2 हाइड्रोजन और लोन पेयर के साथ नाइट्रोजन उपलब्ध है। नाइट्रोजन पे यहाँ पर लोन पेयर और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ लोन पेयर। तो बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, इंटरमॉलिक्यूलर, नॉट इंट्रामॉलिक्यूलर। और इंटरमॉलिक्यूलर जब होगा तब मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? नाउ दिस अनदर क्वेश्चन। तो आप वाटर से कंपेयर कीजिए कि वाटर में क्या होता है। तो वाटर में OH2, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना हो रहा है, यहां तो उसकी तुलना में कहीं ज्यादा हो रहा है। दोनों साइड में हो रहा है और 2 हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियस मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है। तो हम इसमें क्या उम्मीद कर सकते हैं? ऑब्वियस एक गैस है, दिस इज ए गैस। तो और ये गैस क्या है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर है, वाटर से भी ज्यादा है, मोलर मास भी ज्यादा है, वांडर वाल भी होगा। तो क्या आंसर हो सकता है? ओके, देन आई विल गो फॉर 143 डिग्री सेल्सियस। द आंसर इज 1। यहां ध्यान दीजिए। तो इस केस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाएगा? तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। अर्जमेंट भी, पैकिंग भी इसकी अच्छी होगी। मेल्टिंग पॉइंट में पैकिंग भी देखा जाता है, यहां ध्यान दीजिएगा। तो काफी सिस्टमैटिक पैकिंग होगा, क्लोज पैकिंग होगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ओके, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन, और जेईई मेन ने काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ दिए हैं। हाँ, बच्चों के लिए प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, मुझे नहीं लगता है कि बहुत बच्चों ने अच्छा किया होगा। खैर, ओवरऑल कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे
जो बहुत आसान थे, जहां आप परफॉर्म कर सकते हैं, जहां आप नंबर ला सकते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। और इसके साथ ही हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। और जो अगला कल का सेशन होगा 28 का, तो वहाँ पर जो हमारे पास जो शिफ्ट 1 में होंगे, तो वहाँ पर भी डिस्कशन करेंगे इसी तरीके से। आप वॉच करते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।